Welcome back. Today is the second class of chapter electric potential and capacitance. In previous class, we had discussed about potential due to a point charge and potential due to an electric dipole. तो हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में दो टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला V इक्वल टू था KQ अपॉन R एंड पोटेंशियल इट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज. तो अगर सिंगल चार्ज था तो सिंगल चार्ज के वजह से पोटेंशियल का वैल्यू इतना था. इलेक्ट्रिक डायपोल था मतलब कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज था और दोनों के बीच का डिस्टेंस था 2a. तो उस केस में इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू इतना आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इतना आया था. तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब कि एक साथ बहुत सारा चार्ज रहेगा. तो उस केस में बहुत सारा चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा. तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेज है, मतलब कि यहाँ बहुत सारा चार्ज है. एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है. तो एक चार्ज हो गया Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3 अप टू Qn हम मान के चलते हैं, है ना. यहाँ पे आपके पास बहुत सारा चार्जेज है अप टू Qn. तो एक हम पॉइंट P ले लेते हैं, ये आपका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन नहीं हुआ. यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एंड Qn. तो Q1 से P पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम R1 मान सकते हैं या फिर R1 टू Q1 टू P, तो R1P भी लिख सकते हैं या फिर R1 भी लिख सकते हैं. पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉइंट Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 और Q3 तक डिस्टेंस हम मान लेते हैं R3 और Qn तक मान लेते हैं Rn. ओके. अगर हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इन सभी चार्जेस की वजह से, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 अप टू Vn. क्योंकि इसके वजह से पोटेंशियल, इसके वजह से पोटेंशियल, Q3 की वजह से पोटेंशियल और Q1 की वजह से पोटेंशियल, सभी के पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो पॉइंट P पे टोटल चार्जेज के वजह से पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंगल चार्ज के वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला ये V इक्वल टू KQ बाई R. तो हम लोग उसी तरीके से V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज Q1 के लिए K Q1 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस K Q3 बाई R3 प्लस डॉट 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 K Qn बाई Rn. इन सभी में से एक वैल्यू कॉमन है K, तो K आप बाहर निकाल सकते हैं. तो Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस डॉट 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 अप टू Qn बाई Rn. तो ये सभी चार्जेस के वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल आपका होगा K इंटू Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस अप टू Qn बाई Rn. जितना भी चार्ज हो, 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग Q1 बाई R1 का जो रेशियो है वो सभी को ऐड कर देंगे और लास्टली K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा उस पॉइंट पे. नाउ वी शैल डिस्कस इक्विपोटेंशियल सरफेस.
तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज द सरफेस विच हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस। तो कहने का सेंस समझिए कि सपोज कीजिए कि हम एक चार्ज ले लिए यहाँ, ठीक, इसके अराउंड हम एक सरफेस बनाए, यहाँ पे एक सरफेस बना लिए और यहाँ पे हम एक दूसरा सरफेस बना लिए। सपोज कर लेते एक सर्कल ही बना लिए। तो ये आपका सेंटर हुआ जहाँ पे हम चार्ज रखे हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, ठीक है। और ये जो बड़ा सर्कल है इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं R2। क्लियर? तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट A है, ठीक है। तो A पॉइंट पे इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो V इक्वल टू, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इक्वल टू KQ/R। तो K इंटू यहाँ पे चार्ज सपोज कर लेते हैं कैपिटल Q, KQ/R1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट B है, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस R1 होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A है और ये पोटेंशियल एट पॉइंट B, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो KQ बाई ये डिस्टेंस है R1। तो देख रहे हैं कि पॉइंट A का और पॉइंट B का पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। इसका मतलब कि ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि ये सरफेस पे हर एक पॉइंट पे हम लोग इसका अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो पोटेंशियल आपका KQ/R1 होगा। अब हम सेकेंड सरफेस का बात करते हैं, ये बड़ा वाला सरफेस। तो सेकेंड सरफेस का अगर बात करते हैं तो ये पॉइंट को अगर C मानते हैं तो पॉइंट C पे पोटेंशियल क्या होगा? ये Q चार्ज की वजह से, तो VC इक्वल टू हो जाएगा KQ/R2। और यहाँ पे अगर पॉइंट हम D ले लेते हैं तो यहाँ का डिस्टेंस तो आपका R2 ही रहेगा, तो VD इक्वल टू हो जाएगा KQ/R2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब कि ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे सेम रहता है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसका वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ से अगर किसी चार्ज को यहाँ तक मूव करते हैं तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है? इसके पीछे का कारण देखिए। तो आप लोग को एक पॉइंट याद रखना होगा, एक नोट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जब हम इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर वर्क डन अगर 90 डिग्री एंगल पे हो तो उस केस में F S cos थीटा आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे
और जब थीटा इक्वल टू 0, एफ के जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। और एस समझिए कि ये आपका डिस्टेंस हो गया इस डायरेक्शन में। ये हम डिस्टेंस को अगर डी आर मान लेते हैं तो एस के जगह हम डी आर लिख देते हैं। और कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो हम यहां देखें कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चलेंगे तो वर्क डन क्या रहेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम लोग चलेंगे, ये डिस्टेंस को हम डी आर अगर मान लेते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल 90। तो यहां पे हम लिख सकते हैं E इंटू डी आर कॉस 90, और कॉस 90 इक्वल टू 0, तो ये वर्क डन क्या हो गया 0। इट मीन्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे अगर एक पोजीशन से चार्ज को दूसरे पोजीशन तक अगर ले जाते हैं तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा 0 होगा। तो ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई सिंबल से इंडिकेट करते हैं और पोटेंशियल को वी सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग ई एंड वी में रिलेशन देखेंगे कि ई एंड वी का रिलेशन क्या होता है। तो हम यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करते हैं जो कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो एक सरफेस ऐसे है तो एक और सरफेस ऐसे है, कुछ इस तरीके से। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया और उसी के ऊपर एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका डीएल। तो सरफेस ए का पोटेंशियल है वी और सरफेस बी का पोटेंशियल है वी प्लस डीवी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो डिफरेंट होगा। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि अगर आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये सरफेस ए पे है और इसको मूव कराना है सरफेस बी पे, तो उस केस में यहां कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो चार्ज बी के पास पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इसके वर्क डन, और चार्ज ए के भी पास पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डीएल। तो यहाँ पे जब चार्ज जो है वो ए सरफेस से बी सरफेस तक जाएगा तो उस केस में यहाँ पे वर्क डन क्या होगा। तो देखिए, वर्क डन हाँ, तो ध्यान देते हैं। तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सरफेस ए टू बी इज गिवन बाय, तो W इक्वल टू हम लिख सकते हैं E इंटू डी एल। अब ये कैसे हुआ, वर्क डन E इंटू डी एल, ये कैसे हुआ। तो बात को समझिए, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, और हम लोग ये भी जानते हैं फॉर्मूला W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये भी फॉर्मूला जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो वर्क यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका है डीएल, है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट कितना है डीएल, तो डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ इंटू डीएल, और यही वर्क डन का फॉर्मूला अगर यहाँ बैठाते हैं तो वी इक्वल टू कितना आया, तो वी इक्वल टू आया डब्ल्यू बाई सॉरी हाँ, तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू बैठाते हैं तो v इक्वल टू कितना आएगा, एफ टी एल अपॉन
Q एंड वी नो डेट F बाई क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे F बाई क्यू के जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू E इंटू dl and this is potential and this is potential energy which is stored as a work done। तो वर्क डन के वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो W इक्वल टू हम लिख सकते हैं E इंटू dl एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी हियर मार्क मॉड। तो इसको मॉड के अंदर रख सकते हैं। तो W इक्वल टू E इंटू dl हुआ। तो हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू VA माइनस VB। अगर हम किसी चार्ज को A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक मूव कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस केस में वर्क डन इक्वल टू होता है डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। तो VA माइनस VB भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 मान के चलिए और ये इक्वेशन 2 मान के चलिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं मॉड E इंटू dl इज इक्वल टू VA माइनस VB। मॉड E इंटू dl इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट A आपका कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट A आपका V। तो हम लिख देते हैं V माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट V कितना है, V प्लस dV। तो देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट B इक्वल टू V प्लस dV। तो अब यहां पे E इंटू dl इज इक्वल टू हुआ V, ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये माइनस, तो ये माइनस में और ये प्लस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा माइनस इंटू dV। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो चेंज इन पोटेंशियल है वो निगेटिव है। तो इसका मतलब कि dV इज निगेटिव। तो dV अगर निगेटिव है तो dV को हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस मॉड dV, या तो माइनस को इधर करेंगे तो माइनस dV इक्वल टू मॉड dV लिख सकते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस dV बाई dl, या तो माइनस dV की जगह हम मॉड dV लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज पोटेंशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम लोग टॉपिक देखे इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बट अब जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझने का जरूरत है। ये जो टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्ज कहने का मतलब कि सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज लेंगे, क्योंकि आपको पता है सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आपको पहले ही पता है। अब सॉरी पोटेंशियल कितना होगा। तो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यू सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज हम लेंगे। दो चार्ज का सिस्टम लेंगे, इसके बाद 3 चार्ज का, इसके बाद 4 चार्ज का। तो अगर आपके पास 2 चार्ज है तो उस केस में दोनों चार्ज के वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक यहां चार्ज है Q1 और एक यहां चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R12। तो बात को समझिए कि ये चार्ज पहले आया कहां से। तो पहले यहां कोई चार्ज नहीं था, है ना। ऐसा मान लीजिए पहले यहां पे कोई चार्ज नहीं था। सबसे पहले हम चार्ज Q1 को लाएं। सबसे पहले चार्ज Q1 आया, जब यहाँ कोई चार्ज नहीं था तो हम सपोज कीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे लाके रख दिए। इसको यहाँ पे लाने में
कोई वर्क डन नहीं लगा, क्योंकि अगल बगल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो इस पे फोर्स लगाए या फिर इसको अपोज करे या फिर इसको यहां तक लाने में कोई एनर्जी लगे, कोई वर्क डन लगे। तो कोई वर्क डन नहीं लगा। तो सबसे पहले हम क्या किए कि एक चार्ज यहाँ Q1 रख दिए, इसको यहां तक लाने में कोई वर्क डन नहीं लगा। लेकिन जब एक दूसरा चार्ज है Q2, जब इसको यहां तक लाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको अपोज करेगा। तो ये अपने आप तो यहां नहीं आएगा, इसको लाने के लिए कुछ ना कुछ हमको यहां वर्क डन करना होगा। तो Q1 को यहां पे रखने के लिए कोई वर्क डन नहीं लगा, क्योंकि अगल बगल कोई चार्ज नहीं था। तो Q1 यहां सबसे पहले प्लेस कर दिए। तो Q1 को लाने में हमारा वर्क डन कितना हुआ? 0। लेकिन जब यहां पे हम Q2 लाएंगे तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बैठा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो बाहर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको आने में अपोज करेगा। तो इस चार्ज को लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब ये चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएंगे, कहने का मतलब कि Q1 से R12 डिस्टेंस पे लाएंगे। ये Q2 आपका एक चार्ज था, वो इन्फिनिटी पे था। तो जब इसको यहां तक लाने का हम कोशिश कर रहे हैं तो उस केस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज कर रहा है। तो हम लोग को यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q2 टाइम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन Q2 ड्यू टू Q1, दैट इज V1। तो कहने का मतलब कि Q1 जितना पोटेंशियल इस पॉइंट Q2 पे लगा रहा है, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं। तो पॉइंट B पे Q1 अपना जितना पोटेंशियल लगा रहा है वो पोटेंशियल, और ये जिस चार्ज को हम यहाँ पे लाने का कोशिश कर रहे हैं वो चार्ज का प्रोडक्ट ही वर्क डन होता है। तो सबसे पहले Q1 मतलब सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो देख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, V1 इक्वल टू, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं KQ1 अपॉन R। जो R डिस्टेंस है वो आपका कोई ओरिजिन हम मान के चलते हैं, इधर कोई ओरिजिन मान लेंगे और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R। तो ये वो डिस्टेंस है। लेकिन जब हम चार्ज Q2 को यहां तक लाएंगे तो Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है हम उस केस में वो कंसीडर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट B पे लाते हैं। तो B पे लाने में यहां वर्क डन लगेगा, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू, तो देखिए वर्क डन बाय चार्ज Q2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q2 इंटू पोटेंशियल ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 कितना पोटेंशियल लगा रहा है Q2 पे वो हम लिखेंगे। तो Q2 इंटू पोटेंशियल ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो Q1 के वजह से पोटेंशियल यहाँ पे आपका इतना है Q1 बाय, अब हम बोले थे कि जब Q2 को यहां से यहां तक लाएंगे तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को लेना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई R12। इट मीन्स यहां साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो R12 है वो इन दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों चार्जेज का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू Q1 Q2 बाई R12।
तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो U इक्वल टू हो गया K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R12। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे सिस्टम ऑफ टू चार्जेस था, अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास तीन चार्जेज का सिस्टम है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज। तो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज Q2 और ये चार्ज Q3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं Q12 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं Q13 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं Q23। तो अब इस केस में इन तीनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, ये दोनों चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा वो, ये दोनों के चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा, ये दोनों चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा, तीनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस की वजह से। तो जैसे कि आप पहले ये दोनों चार्ज लेते हैं, तो ये दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो K Q1 इंटू Q2 प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच का डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस को R ले लेते हैं, तो ये R12 हो जाएगा प्लस, अब ये दोनों की वजह से हम ले लेते हैं, ये दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो K Q1 इंटू Q3 बाई R13 प्लस, अब इन दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो K Q2 इंटू Q3 बाई R23। अब इन तीनों में से K कॉमन है तो K निकाल देते हैं, तो K कॉमन निकाल दिए हैं, अब बच गया Q1 इंटू Q2 बाई R12 प्लस Q1 इंटू Q3 बाई R13 प्लस Q2 इंटू Q3 बाई R23। तो दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ फोर चार्जेज हम कल पढ़ेंगे और साथ ही इस पे एक क्वेश्चन भी बनाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।